तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन के बहुत सारे हमने न्यूमेरिकल्स जो थे वो किए थे। उन्हें करने के बाद हम लोग आज चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी इसके रिवीजन के बारे में आपसे बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं उसके बाद में मैं आपसे क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो जल्दी से आप लोग जो है अपने अपने डाउट्स को कमेंट करना शुरू कीजिए। जो भी आपका डाउट है कमेंट कर दीजिए। वर्क एंड एनर्जी, ध्यान रखना बच्चों, इसमें पावर वाला जो सेक्शन था अपना वो हट गया है इस साल। तो पावर या फिर जो किलोवाट आवर जो यूनिट जो हमने पढ़ी थी एनर्जी कंजम्पशन की, वो आप लोगों को नहीं करना है। उसके अलावा इस चैप्टर में से जो भी आप लोगों का डाउट है आप लोग पूछिए। आपके डाउट क्लियर करने के बाद में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। बोलिए किसका क्या डाउट है पहले। क्या हुआ, किसी का कोई कमेंट नहीं आया? छोटा चैप्टर है और अगर डाउट नहीं है तो वो भी कमेंट करो, वरना फिर मैं आपको क्वेश्चन दूं करने के लिए। अगर आपके कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं क्वेश्चन दूंगा आपको करने के लिए। तो कमेंट तो कीजिए, डाउट है या नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट हाइट, ठीक है, कृष्णा का डाउट आया है। तो पोटेंशियल एनर्जी है क्या? ये वो एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के अंदर आती है, या तो उसकी पोजीशन चेंज करने की वजह से, या उसकी शेप या कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आती है। हमने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और वर्क की यूनिट आई थी जूल, और एनर्जी जो है उसकी भी यूनिट जूल ही आती है। तो इसका मतलब वर्क और एनर्जी जो है वो एक ही चीज हो गई एक तरीके से। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, अगर किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आप अप और डाउन, या तो ऊपर से नीचे लाते हैं या फिर नीचे से ऊपर ले जाते हैं, तो इस केस में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्चुअल में वो हाइट ही हो जाएगी जो कि आपका ऑब्जेक्ट कवर कर रहा होगा, या तो ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, हाइट है ना। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो हम लोग यहाँ डिस्टेंस को हाइट से रिप्लेस कर सकते हैं। और फोर्स जो कि एक्चुअल में क्या है, यहाँ वेट है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। वेट क्या है? वो फोर्स जिससे ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। फोर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा है F इक्वल टू एम ए। और जब ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है तो आप ए एक्सेलरेशन की जगह स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी रख सकते हैं। तो मतलब फोर्स जो F इक्वल टू एम ए था, आप उसी को F इक्वल टू एम जी रख सकते हो, और डिस्प्लेसमेंट को आपने H हाइट से रिप्लेस कर दिया। तो यहां से आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला डिराइव होके आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एम जी एच। सीधी सी बात है, यहां फॉर्मूला में हाइट और पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑब्जेक्ट को जितना ज्यादा आप ऊपर ले जाएंगे उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा स्टोर होती चली जाएगी। ठीक है बेटा कृष्णा? हाँ जी, नेक्स्ट अगला डाउट कमेंट कीजिए। अगला डाउट पूछिए बच्चों।
बच्चों अपने डाउट लो, और अगर डाउट नहीं है तो भी कमेंट कर दो कि हाँ सर नो डाउट, उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चंस दूं करने के लिए। कमेंट कीजिए बच्चों अपने डाउट्स। ई के एफ एंड ई के आई। ई के एफ का मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ई के आई का मतलब है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जो भी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में थी और कुछ समय बाद में जो हो गई, तो जो फाइनल वैल्यू है वो तो आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और जो इनिशियल थी वो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट में है। अब भाई रेस्ट में है तो मूव ही नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। फिर 10 सेकंड बाद में वो मान लो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करने लग जाता है, तो अब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, जीरो तो नहीं होगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, और फाइनल जो भी आप फॉर्मूला से निकाल लेंगे आप 10 रख के, वो आपकी फाइनल हो जाएगी। नेक्स्ट, अगला डाउट। अगला डाउट पूछिए बच्चों। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो फिर अब मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं और अपने जवाब आंसर जो हैं वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है आपका, इन विच कंडीशन, इन विच कंडीशन द वर्क डन कैन बी नेगेटिव। आपको कोई एक एग्जांपल या एक ऐसी कंडीशन बतानी है जिसमें वर्क डन जो है नेगेटिव हो जाए। सोचिए और बताइए। वर्क डन किस कंडीशन में या किस एग्जांपल में नेगेटिव हो सकता है? आपको कोई एक ऐसी कंडीशन या एग्जांपल बताना है जिसमें वर्क डन नेगेटिव हो जाए। सोचो और बताओ, क्या वर्क डन नेगेटिव हो सकता है, और अगर हाँ तो किस कंडीशन में? कोई एक एग्जांपल देते हुए आप लोग एक्सप्लेन कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है क्लास में बस कृष्ण भी आया है आज, क्योंकि डाउट्स भी सिर्फ कृष्ण को आए और आंसर भी सिर्फ कृष्ण ही दे रहा है।
तो कृष्णव ने जवाब दिया है अगर if two people apply work in opposite side then the work for weak men will be negative। नहीं नहीं कृष्णव, फॉर्मूला वाइज अगर हम लोग बात करें तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अगर देखो फोर्स और डिस्टेंस दोनों की डायरेक्शन सेम हो, मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो ऑब्जेक्ट का, तब तो वर्क पॉजिटिव लिया जाता है। जैसे कि हमारे पास जैसे एक डस्टर हो, उस डस्टर को मैं पीछे से आगे की तरफ फोर्स लगाता हूँ, धकेलता हूँ, तो डस्टर उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिधर मैं फोर्स लगा। तो यहाँ जो मैंने वर्क किया वो पॉजिटिव है। पर अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, तब इस केस में वर्क डन नेगेटिव हो जाता है। एग्जांपल के तौर पर आप जो है हाई वेलोसिटी के साथ में आप कार को मूव करा रहे हैं, गाड़ी आपकी बहुत तेज भाग रही है, सडनली अचानक से आप ब्रेक लगा देते हैं। अचानक से आपने ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक जो है वो सीधी सी बात है, ब्रेक लगाने का मतलब है कि आप चाहते हैं गाड़ी रुक जाए, गाड़ी की स्पीड कम हो जाए। तो सीधी सी बात है, फोर्स जो है जो गाड़ी पर लगेगा वो फोर्स उस डायरेक्शन में नहीं होगा जिधर कार मूव कर रही है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और ब्रेक लगाने के बाद भी कुछ डिस्प्लेसमेंट जो है वो कार जो है शो करेगी ही करेगी। ऐसा ही तो है नहीं कि तुरंत दबाती वहीं की में रुक जाएगी, स्किड करेगी जो भी है, तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट वो कार कवर करेगी ही करेगी। और यहाँ फोर्स पीछे की तरफ लगा है और कार का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ होगा, तो इस कंडीशन में वर्क जो है वो नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, मेरे अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट in the absence of any force acting on it? क्या किसी ऑब्जेक्ट पर अगर कोई हो तो क्या वो डिस्प्लेसमेंट शो कर सकता है? कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट? यस और नो। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या वो डिस्प्लेसमेंट शो कर सकता है? यस और नो, सोचिए और कमेंट करो। Can there be displacement of an object in the absence of any force acting on it? तो कृष्णव ने कमेंट किया है नो, और सही जवाब है, क्योंकि अगर आप वैसे सिलेबस से हट गए पर अगर आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ध्यान हो तो कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, मूवमेंट नहीं कर सकता या रुक नहीं सकता जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो जाए। अगला क्वेश्चन है मेरा, सुन लीजिएगा फिर आप कमेंट कीजिएगा। अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ बुक over his head for 30 minutes and get tired. Has he done some work or not? A person holds a bundle of books over his head for 30 minutes and gets tired. Has he done some work or not? एक इंसान है, एक पर्सन है जिसने अपने सर पर आधे घंटे से बुक्स का एक बंडल रख रखा था और वो थक गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन ये है क्या उसने कोई काम किया या नहीं किया? जवाब कृष्णा तो कमेंट कर चुका है और बाकी कोई और तो कमेंट कर भी नहीं रहा। तो कृष्णा आपका जवाब बेटा सही है, कोई वर्क यहाँ नहीं होगा, क्योंकि फोर्स तो चलो ठीक है लग रहा है, ग्रेविटी जो है वो जो बंडल है बुक का उसको अपनी तरफ खींच रही है, वेट तो है ही, पर वो ऐसा नहीं लिखा है क्वेश्चन में कि वो पर्सन इतना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है, वो तो वहीं का वहीं है, वो वही है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ जीरो, और जीरो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका क्या निकल के आएगा? जीरो ही आएगा।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मेरा ठीक है, क्वेश्चन है अ गर्ल इज कैरिंग अ स्कूल बैग ऑफ 3 kg. अ गर्ल इज कैरिंग a school bag of 3 kg mass on her back and moves 200 meter on a road. A girl is carrying a bag of 3 kg mass on her back and moves 200 meter on a road. Full stop. The work done against the gravitational force will be. The work done against the gravitational force will be. ऑप्शंस हैं आपके. ऑप्शन ए 6 into 10 raised to the power 3 जूल. ऑप्शन ए है 6 into 10 raised to the power 3 जूल. ऑप्शन बी 6 जूल. ऑप्शन सी 0.6 जूल एंड ऑप्शन डी 0. वापस ऑप्शन रिपीट कर रहा हूं. 6 ऑप्शन ए है 6 into 10 raised to the power 3 जूल. ऑप्शन बी है 6 जूल. ऑप्शन सी है 0.6 जूल और ऑप्शन डी है 0. एक लड़की है जो कि अपने बैक पर, अपने पीठ पर या कंधे पर 3 kg ऑफ मास, 3 किलोग्राम मास का एक बैग टांग करके एक रोड पर 200 मीटर ट्रेवल करती है. तो आपको बताना है कि वहां कितना काम, कितना वर्क जो है किया गया. ऑप्शन मैंने बताए हैं आपको. ऑप्शन ए बी सी डी में से एक कमेंट करना है. ऑप्शन ए कमेंट आया है. ठीक है, एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा. देखो, वर्क डन 0 कब हो सकता है, ध्यान से सुनना. पहला केस या तो फोर्स 0 हो. दूसरा केस डिस्प्लेसमेंट जो है ऑब्जेक्ट का वो भी 0 हो. पर यहां ना तो फोर्स 0 है, ना ही यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है. पर एक और फैक्टर है जिस कंडीशन में वर्क 0 हो सकता है. जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो. क्योंकि वर्क के फॉर्मूला में हम मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा भी लिखते हैं और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू आती है 0. यहां इस केस में जो लड़की है, गर्ल है, उसने अपने बैग पर 3 kg का मास एक बैग डाला है. उस बैग का जो वेट है, मतलब जो फोर्स जिससे ग्रेविटी उस बैग को खींच रही है, वो नीचे की साइड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, फोर्स की डायरेक्शन. और वो गर्ल जो है वो मूवमेंट कर रही है एकदम हॉरिजॉन्टल रोड पर. तो मूवमेंट और फोर्स, इन दोनों की डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा वो एंगल होगा 90 डिग्री. 90 डिग्री. और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका निकल करके आता है 0. चलिए एक न्यूमेरिकल लिखिए. न्यूमेरिकल लिखो, उसको सॉल्व करके मुझे वैल्यू बताओ क्या आ रही है आपकी. क्वेश्चन है एट व्हाट स्पीड अ बॉडी ऑफ मास, एट व्हाट स्पीड
a body of mass 1 kilogram 1 kg, a body of mass 1 kg will have a kinetic energy of 1 joule, will have a kinetic energy of 1 joule। आपको बताना है कि किस स्पीड या वेलोसिटी पर एक बॉडी जिसका मास 1 kg है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 1 जूल हो जाएगी। जल्दी से सॉल्व करो और अपने आंसर को कमेंट करो। मतलब मास 1 kg दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी 1 जूल दे रखी है, आपसे पूछा गया है बताइए वेलोसिटी क्या होगी। करो बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा बच्चों हाफ mv स्क्वायर फॉर्मूला लगाना है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, जिसमें काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, मास आपको पता है, आपसे v वेलोसिटी पूछी गई है। क्या हुआ बेटा, हाफ mv स्क्वायर तो पुट करना है। काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय मास भी 1 है और v इंटू वी स्क्वायर। टेन मल्टीप्लाई बाय √5, ये कैसे ले आए बेटा? भाई काइनेटिक एनर्जी 1 है, इक्वल के उस तरफ हाफ है, हाफ को चलो दूसरी तरफ लाओगे तो वो 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा। मास 1 है तो v स्क्वायर इक्वल टू 2 आएगा और v की वैल्यू आएगी √2। v की वैल्यू आएगी √2 मीटर पर सेकेंड, √2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, an object of mass 5 kg is dropped from a height of 10 meter. An object of mass 5 kg is dropped from a height of 10 meter. Full stop. Find its kinetic energy. Find its kinetic energy when it is halfway down. Find its kinetic energy when it is halfway down. एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 kg है, उसको 10 मीटर हाइट से ड्रॉप किया गया है। आपको ये बताना है जब वो ऑब्जेक्ट आधा डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, 10 मीटर पूरा था, आधे का मतलब जब वो 5 मीटर ट्रेवल कर चुका होगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो इस हिसाब से आप क्या करो, आप सबसे पहले निकाल लो mgh फॉर्मूला से इसकी काइनेटिक एनर्जी।
है ना, अगर ये 10 मीटर ट्रेवल करता है तो। फिर आधे डिस्टेंस पर भाई जितनी काइनेटिक एनर्जी आपकी कम हो जाएगी उतनी ही आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जब आप उसको आधा डिस्टेंस कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो आधी हो जाएगी। तो जो बची आधी, जो बचा है आधी एनर्जी, वो कहाँ गई? वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इसका मतलब आप सबसे पहले कैलकुलेट कर लो जो भी एमजीएच फॉर्मूला से इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, और फिर हाफ डिस्टेंस पर मतलब उस एनर्जी को आप लोग डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिएगा। वहां से आपके पास में जो वैल्यू आएगी वही काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी। फटाफट से बताओ आंसर क्या रहा है। मतलब आपको पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइडेड बाय 2 करना है। 50 जूल फॉर 10 मीटर। बेटा कृष्णा, एमजीएच फॉर्मूला लगाना है ना। तो भाई मास तुमको दे रखा है 5 केजी, मल्टीप्लाई बाय हाइट दे रखा है 10, मल्टीप्लाई बाय जी, स्मॉल जी कहाँ गया? 9.8 भी तो लगाना पड़ेगा कृष्णा। एमजीएच है फॉर्मूला, ना कि एमएच। तो मल्टीप्लाई बाय 9.8 भी तो करना पड़ेगा दोनों को। तो इस हिसाब से 10 मीटर अगर हुआ तो 490 जूल, और अगर उसके हाफ डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो 490 का हाफ मतलब 245 जूल। ये आपके आंसर्स आएंगे। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखो। अ मैन ऑफ मास 60 केजी, 60, a man of mass 60 kg, 60 kg runs up a flight of 30 steps, 30 runs up a flight of 30 steps, 30 steps in 40 seconds, full stop. If each step is 20 centimeter high, if each step is 20 centimeter high, then calculate its potential energy. Then calculate its potential energy. फिर से रिपीट कर रहा हूं। A man of mass 60 kg runs up a flight of 30 steps in 40 seconds, full stop. If each step is 20 centimeter high, then calculate its potential energy. एक आदमी है, 60 किलोग्राम उसका मास है, वो भागता है और वो 30 स्टेप्स कवर करता है टोटल 40 सेकंड के अंदर, और हर स्टेप की हाइट 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी का सीधा सीधा फॉर्मूला एमजीएच लगेगा, है ना, एमजीएच यहां पर लगेगा। अच्छा, क्वेश्चन में जी की वैल्यू 10 ले लेना, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई एमजीएच चाहिए, मास आपके पास में है, जी आपको बता दिया। अब आपको जो चाहिए वो है हाइट। तो यहां हाइट क्या होगी? जो भी 30 स्टेप्स को मिलाकर के जो हाइट आएगी वही तो हाइट होगी। हर स्टेप 20 सेंटीमीटर उसकी हाइट है।
और टोटल स्टेप्स ऐसी हो गई 30। तो पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऐसा यूनिट जो है डिस्प्लेसमेंट की वो मीटर में होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर स्टेप की हाइट है 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इस 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो 20/100, 20/100 मतलब 0.2 मीटर। तो 0.2 मीटर एक स्टेप की हाइट हुई। तो टोटल हाइट आपकी कितनी आएगी, जो 30 स्टेप्स हैं 0.2 को 30 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो टोटल हाइट आ जाएगी। और उसके बाद में mgh फॉर्मूला लगा दीजिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आ रहा है। 360 या 3600, चेक करो। दिव्या ने कमेंट किया इस बार 3600 जूल, 3600 जूल। ये पोटेंशियल एनर्जी उस पर्सन की, उस मैन की हो जाएगी अगर वो 30 स्टेप्स कवर कर लेगा तो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, क्वेश्चन लिखिएगा, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन acts on a body, acts on a body of 2 kg, of 2 kg for 3 seconds. A force of 10 newton acts on a body of 2 kg for 3 seconds. Full stop. Find the kinetic energy acquired by the body in 3 seconds. Find the kinetic energy acquired by the body in 3 seconds. In 3 seconds, if the body was in rest initially, if the body was in rest initially, तो एक बॉडी है जिस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगता है, उस बॉडी का मास है 2 kg और उस पर फोर्स 3 सेकंड के लिए लगता है। तो आपको पता लगाना है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उस बॉडी की 3 सेकंड्स के बाद में, अगर वो बॉडी रेस्ट से शुरू हो रही है तो। बच्चों रेस्ट से शुरू हो रही है तो u इनिशियल वेलोसिटी 0 ली जाएगी। टाइम आपको दे रखा है, मास आपको दे रखा है, फोर्स आपको दे रखा है। सोचिए कैसे करेंगे इसको। मैं आपकी हेल्प करता हूं। सबसे पहले बच्चों F इक्वल टू ma, इस फॉर्मूला से आप एक्सेलरेशन निकालिए। F इक्वल टू ma, जिसमें फोर्स हमें पता है, मास हमें पता है, यहां से आप एक्सेलरेशन निकालिए। कितना आया? F इक्वल टू ma, इस फॉर्मूला से आपको पहले ए कैलकुलेट करना है। तो ए जो है आपका आ गया होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कृष्णव कैसे गलतियां कर रहे हो बेटा? फोर्स है 10, मास है 2, तो 10/2, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब एक्सेलरेशन आ गया। अब देखो अगर एक्सेलरेशन हम लोगों के पास में आ गया है तो हम यहां से v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है ना v इक्वल टू यू प्लस एटी। v अगर एक बार आ जाए तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है, उसमें पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। मास तो हमें पता ही है ना। तो v इक्वल टू यू प्लस एटी इस फॉर्मूला में पे आप पुट कीजिए। a की वैल्यू आपको पता है, t आपको पता है, u आपको पता है। यहां से आ जाएगा आपका v और फिर हाफ एम वी स्क्वायर में आप फॉर्मूला पुट करेंगे तो फिर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो v इक्वल टू यू प्लस एटी, इससे आपका जो v है वो आ जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही। और अब आप काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें सारी वैल्यूज डालो। हाफ मल्टीप्लाई बाय मास डालिए 2 और v स्क्वायर का मतलब हो गया 15 का स्क्वायर, 15 इंटू 15। बताइए कितना आ रहा है। 225 जूल। ठीक है, सही जवाब है 225 जूल। तो बच्चों इसके बाद में आपको नेक्स्ट चैप्टर प्रिपेयर करके आना है। आई थिंक शायद नेक्स्ट चैप्टर आपका साउंड है, फिर भी आप लोग चेक कर लीजिएगा सिलेबस में साउंड है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो जो नेक्स्ट चैप्टर जो भी आपका सिलेबस में है आप लोग उसे प्रिपेयर करके आइएगा, और साउंड है तो अच्छी बात है, साउंड प्रिपेयर करके आइएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में बच्चों डाउट पूछिएगा। आप लोग डाउट वगैरह नहीं लेते हैं तो मुझे ऐसा फील होता है आप लोग पढ़ाई जो है वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में तैयारी करके आइएगा।